विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा के सभी सुनने वालों को यूनुस खान और ममता सिंह का नमस्कार। ममता जी, पानी की बहुत कमी होती चली जा रही है दुनिया में, आपको कुछ पता है क्या? जी बिल्कुल पता है, पानी की कमी हो रही है और इस ओर हम सब सजग भी हैं, लोगों को भी आगाह करने की कोशिश करते हैं। बारिश का 60% पानी सही भंडारण की कमी के कारण समुद्र में चला जाता है। अरे भाई, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम अपने आसपास जो काम करते हैं, गाड़ियां धोने, पौधों में पानी देने, फर्श छत धोने, ब्रश या शेव करते हुए नल खुला छोड़ देने से भी बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है और हमें एहसास तक नहीं होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जो नल खुला छोड़ने की बात आपने कही है, कई बार हमने देखा है कि कुछ लोगों के नल ठीक नहीं होते, खराब होते हैं, तो बूंद बूंद दिन भर पानी टपकता रहता है। एक बात मुझे याद आ गई, एक बहुत ही मशहूर साहित्यकार और कार्टूनिस्ट हैं आबिद सुरती। बिल्कुल, आबिद सुरती। उन्होंने ड्रॉप डेड फाउंडेशन की शुरुआत की है। मुंबई के पास मीरा रोड नाम का एक उपनगर है, जहां पर आबिद सुरती घर घर में जाते हैं और देखते हैं कि किसी के घर की टूटी टपक तो नहीं रही है। फिर वो अपने औजारों से या सहायक साथ में ले जाते हैं जो तुरंत टूटी का वॉशर चेंज कर देता है और इस तरह से पानी की बचत करने का काम करते हैं आबिद सुरती साहब। इसके बावजूद यूनुस जी, जब वो कहीं अनजान जगहों पर जब कभी बेल बजाया और जब ये बात बताई तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि ये नल सुधारने के लिए आए हुए हैं। तो लोग भरोसा नहीं करते, भाई आप खुद नहीं सुधारते तो जो लोग आए हैं आपकी मदद करने, उनका खुले दिल से स्वागत करिए। और एक बात ये बता दें कि एक बार शावर से नहाने पर 18 लीटर पानी बेकार हो जाता है, जाया हो जाता है। अगर 5 मिनट से ज्यादा नल खुला छोड़ा तो 18 से 37 लीटर पानी जाया होता है। और एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस, एक बहुत आम आदत है कि ब्रश करते वक्त नल खुला छोड़ दिया और बस आराम से ब्रश किए जा रहे हैं। ऐसे में 24 लीटर तक पानी एक व्यक्ति के ब्रश करने में वेस्ट होता है। और अगर घर, आंगन, चौका, ये जो गार्डन है और गाड़ी, ये सब साफ सफाई की तो 570 लीटर पानी हम बहा डालते हैं। इसी तरह से जो रसोई घर में पानी बहुत बर्बाद होता है, दाल धोने में, सब्जियां धोने में, चावल धोने में, तो जो ये सब्जियां धोने और चावल धोने का पानी होता है उसे भगोने में इकट्ठा करके पौधों में डाल दें तो उस पानी का बचत होता है। ममता जी, 22 मार्च को विश्व जल दिवस आता है। इसी मौके पर हमने ये सारी बातें की कि दुनिया में पानी बचा रहे। और कितने ऐसे इलाके हैं रेगिस्तान के और भारत के अंदरूनी इलाकों की जहां महिलाएं कई मील दूर तक पानी के लिए जाती हैं, पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए। कुल मिलाकर हमारा ये कहना है कि अपने आसपास की उन चीजों पर ध्यान दीजिए जहां से वाटर वेस्टेज हो रहा है, पानी की बर्बादी हो रही है। इसीलिए हम ये गाना सुनवा रहे हैं फिल्म पहेली का कि जब बारिश होने लगती है, जब पहली बारिश लगती है तो लागा रे जल लागा, कैसे खुशी और मुस्कान दौड़ पड़ती है। मतलब ये कि गाना सुनते वक्त इस बात का एहसास रहे कि ये जो पानी के लिए गानों में खुशी है ये कायम रहे, इसके लिए हमें जरूरी है कि हम पानी की बचत करें। बिल्कुल, सुनते हैं। लागा रे जल लागा, बरसा रे जल बरसा, जमी की गोद भरी लागे हरी, कलसी भरी और ताल भरे और गोरिया के नैना, लागा रे जल लागा, बरसा रे जल बरसा। बात बात पर झूल 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 बजावे तालियां, बेर बेर माटी का ढेर बोले सबूर खोले सबेर की लालियां। घर है जल
जन्मा है, माटी के बदन से एक और पल जन्मा है, समय की घुर्नी से नया कल जन्मा है। पल जन्मा रे जल जन्मा, पल जन्मा रे जल जन्मा, देखभाल कर आजकल पर लागा रे लागा, लागा रे जल लागा, लागा रे जल लागा। ममता जी, पहेली फिल्म का ये गीत अभी हमने सुना और अब मैं आपसे एक पहेली पूछना चाहता हूँ। ओहो पहेली के नाम से तो घबराहट होती है, क्योंकि पहेली यानी सवाल, सवाल मतलब जवाब, तो परीक्षा के दिन याद आने लगते हैं कि अभी पता नहीं कौन सी परीक्षा होने वाली है। बहरहाल चुनौतियों को हम स्वीकार करते हैं। पूछिए कौन सी पहेली आप पूछ रहे हैं। बहुत आसान सी पहेली है। आप ये बताइए कि शहनाई का दूसरा नाम क्या है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अब ये तो बहुत आसान सी बात थी, आपने तुरंत ही बूझ लिया। एक दिलचस्प बात आपको बताते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की जो खासियत थी वो ये कि भारत में कोई राष्ट्रीय पर्व उनकी शहनाई के वादन के बिना नहीं होता, बल्कि जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का विचार ये था कि लाल किले पर आजादी के जश्न के वक्त उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की शहनाई बजे। तो उन्होंने अपने जॉइंट सेक्रेटरी बदरुद्दीन तैयब जी से ये कहा कि उस्ताद जी के यहाँ आने की व्यवस्था की जाए, और इस तरह से 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के जश्न के समय उन्होंने शहनाई बजाई। फिर जब भारत की आजादी को 50 बरस हो गए तब भी लाल किले से शहनाई उनकी बजी, और बिस्मिल्लाह खां साहब की शहनाई यानी बस एक दिव्य स्वर है। और आज भी जब हम 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्व को जब मनाते हैं तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई जरूर पेश करते हैं विविध भारती के स्टूडियो से। बहरहाल यूनुस जी, हम आपको एक किस्सा बताते हैं। जरूर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक बार शिकागो गए संगीत सिखाने के लिए। उनसे संगीत सिखाने के लिए लोगों ने आग्रह किया कि आप यहाँ पर संगीत सिखाएं, और इसके जवाब में उन्होंने कुछ नानुकुर की। तो वहाँ के लोगों ने कहा, आप घबराइए मत उस्ताद साहब, हम आपको बाकायदा यहाँ भी बनारस जैसा माहौल देंगे और परिवार के सदस्यों को भी आप मिस नहीं करेंगे। तो इसके जवाब में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने कहा, भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन मियाँ वो मेरी गंगा कहाँ से लाओगे? क्या बात है, क्या बात है। उस्ताद जी को बनारस की गलियों से और गंगा के तट से बहुत ज्यादा प्यार था, और उन्होंने जो शहनाई है उसको बनारस की गलियों से निकालकर विश्व पटल तक पहुंचाया था। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के टुकड़े हैं। हम एक गीत सुनवा रहे हैं जो शहनाई को समर्पित है। फिल्म का नाम है गूंज उठी शहनाई। बादल घिर घिर आए, पापी पपीहारा गाए, कैसे बस में रहे मेरी जान रे। खड़ी
महीने सावन की झड़ी है, एक पल मुखड़ा देखा जा, दिल का दुखड़ा मिटा जा, तुझ बिन सुना सुना मेरा है जहान रे। तेरी शहनाई बोले, सुन के दिल मेरा डोले, जुल्मी काहे को सुनाए ऐसी तान रे। 21 मार्च को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की याद का दिन होता है और इसलिए हमने विविधा कार्यक्रम में उन्हें याद किया और अपने संग्रहालय से निकालकर पेश किया एक शहनाई गीत। यूनुस जी, विविधा कार्यक्रम जैसा कि नाम ही है विविधा, मतलब विविध रंगी कार्यक्रम। इसमें बहुत सारी सामग्री हम विविध भारती के संग्रहालय से खोजबीन कर ले आते हैं श्रोताओं के लिए, खासतौर पर तोहफे के रूप में। तो आज हम श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती, प्रसारित कर रहे हैं आज के विविधा कार्यक्रम में। तो चलिए सुनते हैं मार्च के महीने की राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन। नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में 8 मार्च विश्व महिला दिवस पर हमारा विशेष संपादकीय महिलाओं पर लगातार बनती रही हैं बायोपिक। 23 मार्च शहीद दिवस पर विशेष लघु रूपक मेरा रंग दे बसंती चोला। रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस स्तंभ में संगीतकार बप्पी लहरी को विनम्र नमन। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तो सबसे पहले संपादकीय महिलाओं पर लगातार बनती रही हैं बायोपिक। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। हिंदी सिनेमा में महिलाओं का अपना विशिष्ट योगदान रहा है। वैसे भी हर फिल्म को चाहिए होती है एक अदद हीरोइन। तो सवाल यह है कि क्या हिंदी सिनेमा में महिलाएं केवल सजावट की वस्तु बनकर रह गई हैं? इस सवाल का जवाब ना तो पूरी तरह हाँ में है और ना पूरी तरह से ना में है। हिंदी सिनेमा में समर्थ अभिनेत्रियों का एक बड़ा संसार रहा है, जिन्होंने बेमिसाल फिल्में की और ये साबित किया कि रुपहले पर्दे पर महिला केंद्रित फिल्में भी बन सकती हैं और दर्शक उन्हें पसंद करते रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं उन फिल्मों की जिनमें हमारी दुनिया की असली महिलाओं की कथा, उनके संघर्ष को रुपहले पर्दे पर उतारा गया है। जिन फिल्मों में महिलाओं की जीवनी दिखाई जाए उन्हें वुमेन बायोपिक कहा जा सकता है। तो आइए एक नजर डालते हैं वुमेन बायोपिक पर। हाल के दिनों से अगर बात शुरू करें तो आप पाएंगे कि बीते कुछ सालों में सशक्त महिला चरित्रों पर फिल्में बनाने का सिलसिला काफी तेज हुआ है। अगर हम बीते बरस की बात करें तो मार्च 2021 में आई अमोल गुप्ते के निर्देशन में बनी फिल्म साइना। ये फिल्म युवा बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के जीवन पर आधारित है। फिल्म में साइना का किरदार निभाया था अभिनेत्री परिणति चोपड़ा ने। साल 2021 में कुछ और महिला बायोपिक आईं। कंगना राणावत के अभिनय वाली फिल्म थलैवी अभिनेत्री और राजनेता जयललिता के जीवन पर आधारित थी।
इस फिल्म का निर्देशन A.L. विजय ने किया। इसके अलावा हाल के दिनों में आई है संजय लीला भंसाली के निर्देशन वाली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, जो एक बायोपिक है। साल 2019 में कंगना राणावत के अभिनय वाली एक फिल्म आई थी मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी। झांसी की रानी की ये महागाथा थी और कंगना ने इस फिल्म का सह निर्देशन भी किया था। माटी ने तेरी आज पुकारा, धरती ये पूछे बारंबार, लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के लगन कहे विजय भव। साल 2020 में कुछ मशहूर फिल्में आईं जो सशक्त महिलाओं के जीवन पर आधारित थीं। जानी मानी गणितज्ञ शकुंतला देवी के बारे में तो हम सब जानते हैं। शकुंतला देवी गणित के बड़े से बड़े कैलकुलेशन बड़ी आसानी से चुटकियों में कर लेती थीं। जब उन पर बनी बायोपिक तो अभिनेत्री विद्या बालन ने उनके किरदार को जीवंत किया। इस फिल्म की निर्देशक थीं अनु मेनन। हाँ, इतनी तो कोई मुश्किल भी नहीं, जितने हुए हो परेशान, शटर गिरा के बंद कर डालो डर की जो खोली दुकान, सर पे उठाया क्यों वेट किताबों का, रख दो ना नीचे ये भार, इतनी तो हल्की है बॉडी तुम्हारी, हो जाओ उड़ के फरार, बोलो बेटा 1 2 3 4, आस नहीं तो फेल नहीं। साल 2020 की एक और महिला बायोपिक थी गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। शरण शर्मा के निर्देशन वाली इस फिल्म की कहानी भारत की महिला फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना के जीवन पर आधारित थी, जिन्होंने 1996 के कारगिल युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया और बड़ी तादाद में घायल फौजियों को युद्ध स्थल से निकाला था। हम बात कर रहे हैं साल 2020 की और इस बरस एक और बायोपिक आई। एसिड अटैक की शिकार लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन से प्रेरित ये फिल्म थी छपाक। इसका निर्देशन मेघना गुलजार ने किया था और मुख्य किरदार दीपिका पादुकोण ने निभाया था। गाने गुलजार के थे। कोई चेहरा मिटा के और आंख से हटा के चंद छींटे उड़ा के जो गया, छपाक से पहचान ले गया। बीते 3 सालों में कई सशक्त महिलाओं के जीवन से प्रेरणा लेकर बायोपिक बनाई गई हैं और एक तरह से ये कहा जा सकता है कि अब महिला बायोपिक की तो एक लहर चल रही है। फिल्मी खबरों की माने तो इस वक्त ढेर सारी महिला बायोपिक पर काम जारी है। विश्व महिला क्रिकेट की दुनिया में सबसे तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी के जीवन पर आ रही है फिल्म छकड़ा एक्सप्रेस। एक और महिला क्रिकेटर मिताली राज के जीवन पर भी फिल्म बन रही है। बैडमिंटन की विश्व प्रतियोगिता में गोल्ड जीतने वाली पीवी संधू के जीवन पर भी बायोपिक बन रही है, जिस पर इस समय काम जारी है। यही नहीं, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के जीवन पर भी एक बायोपिक बनने की चर्चा सुनाई दे रही है। बीते कुछ सालों में आई सभी बायोपिक्स की बात की जाए तो आप पाएंगे कि खिलाड़ियों पर वैसे भी फिल्में बनाने का चलन तेजी से बढ़ा है। कबीर खान की 83, कपिल देव और उनके साथियों के वर्ल्ड कप जीतने की दास्तान थी, तो दूसरी तरफ मिल्खा सिंह, सचिन, अजहरुद्दीन और धोनी के जीवन पर फिल्में पूरे तामझाम के साथ आ चुकी हैं। महिला बायोपिक में भी स्पोर्ट्स का रुझान तेजी से नजर आ रहा है। भारत की चर्चित महिला मुक्केबाज और विश्व चैंपियन रह चुकी मैरी कॉम के जीवन पर उमंग कुमार ने 2014 में एक फिल्म बनाई थी, जिसमें मैरी कॉम का किरदार निभाया था अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने। परिंदे भर ऐसी उड़ाने तू, हर नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों, धूल उड़ा जाके मंजिलों पे यूं, के इन हवाओं से तेरी यारी है,
इसी तरह भारत की बुजुर्ग महिला शूटर्स चंद्रो तोमर और प्रकाशी तोमर के जीवन पर तुषार हीरानंदानी ने 2019 में एक फिल्म बनाई थी, सांड की आंख। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे एक पारंपरिक समाज से निकलकर दो महिलाएं न केवल शूटिंग सीखती हैं बल्कि ढेर सारे अवार्ड्स भी जीतती हैं। इसी तरह नीतेश तिवारी के निर्देशन में साल 2014 में आई थी फिल्म दंगल। ये स्पोर्ट्स बायोपिक कहानी है फोगाट सिस्टर्स की, यानी गीता और बबीता फोगाट, जो लड़कियां होकर भी कुश्ती की दुनिया में उतरती हैं, समाज और परिवार का विरोध सहती हैं और खेल की दुनिया में अपना नाम रोशन करती हैं। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। वुमेन बायोपिक की दुनिया की एक और महत्वपूर्ण फिल्म आई साल 2016 में, जिसका नाम था नीरजा। ये किसी जमाने में हाईजैक की गई फ्लाइट की एयर होस्टेस के जीवन की कहानी थी, जिसने जान पर खेलकर सैकड़ों मुसाफिरों की जान बचाने की कोशिश की। वुमेन की दुनिया की खासियत ये है कि जहां एक तरफ खिलाड़ियों या मशहूर महिलाओं के जीवन को रुपहले पर्दे पर उतारा गया, वहीं अपराध की दुनिया की कुछ शख्सियतों को रुपहले पर्दे पर पेश किया गया। शेखर कपूर ने मशहूर डाकू फूलन देवी की जिंदगी पर बनाई फिल्म बैंडिट क्वीन। ये फिल्म माला सेन की पुस्तक पर आधारित थी और इसमें फूलन देवी का किरदार जीवंत किया था अभिनेत्री सीमा बिस्वास ने। अब बात की जाए अभिनेत्री की जीवन गाथा की। सन 1977 में श्याम बेनेगल ने मराठी अभिनेत्री हंसा वाडकर की जीवनी सांगते ऐका पर आधारित बनाई थी भूमिका। इस फिल्म में शीर्षक भूमिका निभाई थी स्मिता पाटिल ने। ऐसा नहीं है कि केवल आज के ही जमाने में वुमेन बायोपिक आई हैं। किसी जमाने में निर्देशक लेख टंडन ने वैजयंती माला के अभिनय वाली एक वुमेन बायोपिक बनाई थी, जिसका नाम था आम्रपाली। लिच्छवी साम्राज्य में वैशाली की नगर वधू आम्रपाली के जीवन पर आधारित ये एक ऐतिहासिक बायोपिक थी। इसी तरह उमराव जान अदा के जीवन पर आधारित फिल्म उमराव जान का निर्माण 2 बार किया गया। मुजफ्फर अली ने इसे सन 1981 में बनाया और इस फिल्म में रेखा ने मुख्य किरदार निभाया। इस फिल्म ने 4 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे। उमराव जान पर जब दोबारा फिल्म बनी तो उसे निर्देशित किया जेपी दत्ता ने सन 2006 में। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय ने मुख्य किरदार निभाया था। उमराव जान सचमुच में कोई महिला थी या नहीं, इस बात पर विवाद है। कुछ लोग उसके अस्तित्व से इनकार करते हैं, पर कुछ लोग मानते हैं कि सचमुच इस नाम की कोई महिला हुई है। वुमेन बायोपिक का संसार सचमुच विविधता से भरा रहा है। इतिहास, खेल, फिल्म, अपराध, तमाम क्षेत्रों की सशक्त महिलाओं को फिल्मों का विषय बनाया जाता रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि वुमेन बायोपिक महिलाओं की वास्तविक स्थिति और उनके संघर्ष को रेखांकित करती हैं। ये झलक दिखाती हैं कि समाज के किन बंधनों और अड़चनों को पार करते हुए एक स्त्री अपनी कामयाबी की दास्तान रचती है। वुमेन बायोपिक प्रेरणा देने का काम भी करती है। ये दुनिया ये वुमनिया, ये था संपादकीय महिलाओं पर लगातार बनती रही हैं बायोपिक। आइए अब सुने लघु रूपक मेरा रंग दे बसंती चोला। 23 मार्च को होता है शहीद दिवस। ये वो दिन है जब सन 1931 में भगत सिंह और उनके साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। सिनेमा ने भगत सिंह और उनके साथियों की दास्तान को बार बार रुपहले पर्दे पर पेश किया है। मेरा रंग दे बसंती चोला। इस लघु रूपक में हम पेश कर रहे हैं उन फिल्मों की दास्तान जो भगत सिंह के जीवन पर बनी है। वतन परस्तों की ये बस्ती है, इनका शेवा वफा परस्ती है। सर कटाते हैं जान देते हैं, अर्श से ऊंची इनकी हस्ती है।
सन 1954 में पहली बार भगत सिंह की कहानी को रुपहले पर्दे पर उतारा गया था। इस फिल्म का नाम था शहीद आजम भगत सिंह। इस फिल्म में प्रेम अदीब और जयराज जैसे सितारे थे और निर्देशक थे जगदीश गौतम। सन 1963 में आई के.एन. बंसल निर्देशित फिल्म शहीद भगत सिंह, इसमें शीर्षक भूमिका निभाई थी अभिनेता शम्मी कपूर ने। लेकिन भगत सिंह पर सबसे चर्चित फिल्म थी सन 1965 में आई मनोज कुमार की फिल्म शहीद। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। इस फिल्म को 13वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में राष्ट्रीय एकता पर आधारित सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार दिया गया था। इस फिल्म के गीत लिखने की और संगीत देने की जिम्मेदारी संभाली थी प्रेम धवन ने। मनोज कुमार इस फिल्म के निर्माण के बारे में बताते हैं। कभी सोचा ही नहीं था कि मैं फिल्म प्रोड्यूस करूंगा या डायरेक्ट करूंगा। मेरे अंदर गांधी जी तो बसे ही हुए थे, लेकिन उसके साथ एक जुड़ा हुआ पात्र और था जिसका नाम भगत सिंह है। उन पे किताब नहीं थी, तो मैंने 18-19 साल की आयु से बड़ी रिसर्च की और 22-23 साल तक मैं फिल्मों में काम करते हुए भी वो रिसर्च करके, मतलब दिन में शूटिंग करके रात को पेपर की लाइब्रेरी में बैठ के दिल्ली के पेपर देखने के आज अदालत में क्या कार्रवाई हुई, कौन सी दफा लगी। तो मेरे मित्र केवल केशव साहब फिल्म बनाना चाहते थे, तो मैंने कहा भाई अभी तो मैं रोमांटिक हीरो आशा पारेख जी, सायरा जी, साधना जी के साथ हमारी जोड़ी चलती है, तो तू फिल्म शुरू कर ले। कहता नहीं, मैं वही शुरू करूंगा जो कहानी तुमसे सुनी थी। मैंने कहा भैया 2 फिल्में पहले भगत सिंह जी पे आ चुकी हैं, दोनों फ्लॉप हुई हैं, लेकिन वो जिद थी केवल साहब की। मैंने कहा ठीक है, यार की जिद है तो पूरी करते हैं। बस सर पे कफन बांधना लग गए। हमारे साथी थे सीताराम शर्मा जी, वो हमसे सीनियर थे, एडिटर भी थे, चीफ असिस्टेंट भी थे। तो पहला शॉट तो मैंने लिखा हुआ था कि चंद्रशेखर आजाद फ्रेम में एंटर होते हैं, ट्रॉली बैग जाती है। तो मैं पहले दिन शॉट में सेट पे नहीं होता, बस एक कुछ है। मैं अपना मेकअप रूम में दाढ़ी लगा रहा था, तो मेरे पास आए शर्मा साहब कि भाई अब क्या करना है। मैंने कहा मुझे क्या पता। कहता मुझे कुछ नहीं आता। मेरे को तो एकदम बम गिरा। मैंने केवल साहब को बुलाया, मैं केवल शूटिंग कैंसिल करो, तो शाम तक किसी दूसरे डायरेक्टर का बंदोबस्त करें। केवल कहने लगा यार पिलर टू पोस्ट तक भाग भाग के पैसों का बंदोबस्त किया, उधार लेके पैसे आया हूँ, तो किसी तरह आज तू निभा ले। तो वो दिन शूटिंग की मुझे करनी पड़ी एज डायरेक्टर। पैकअप हुआ रात को 11 बजे। मैं स्टूडियो से घर पहुंचते पहुंचते तक इस नतीजे में पहुंच चुका था कि अगर फिल्म मेकिंग में कुछ असली काम है तो कैमरे के पीछे है, सामने वाले तो कठपुतलियां हैं। कुछ प्रारब्ध भी होती है जिसको हम नहीं जानते। आई वॉज डेस्टिन्ड टू डायरेक्ट ए फिल्म। चलते भी गए, कहते भी गए, आजादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है, जो मरना वतन पे जाने। मनोज कुमार ने इस फिल्म के लिए भगत सिंह की मां से एक मुलाकात भी की। उन्होंने पहली बार मुझे जब देखा, वो चंडीगढ़ हॉस्पिटल में बीमार थी, वो दवाई खाने से इनकार कर रही थी। तो वहाँ मेरी मुलाकात भगत सिंह जी के साथ थी, बटुकेश्वर दत्त जी के साथ भी हुई। छोटे भाई जो भगत सिंह के थे, कुलतार सिंह, उन्होंने मिलाया मुझे। तो माँ ने देखा सर से पाँव तक मुझे, इंच बाई इंच, मीटर बाई मीटर देखा कि ये है कि नहीं। ऐसा है बेटा। चंगा भला हूँ माँ, तू कैसी है? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ बेटा। क्यों नहीं? जिस माँ का बेटा अपनी बरसों की तपस्या पूरी करने जा रहा है, वो माँ खुश नहीं होगी? जरूर होगी। कुलतार जी ने पूछा कि माँ जी क्या? कहती हाँ वैसा ही तो लगता है। तो मैंने कहा जी फिर आप दवाई खा लीजिए। मैं भी यही सोचती हूँ, लेकिन भगत
जब मेरी आंखों के सामने भाई का पंखा और तेरी गर्दन आती है तो मैं सबको भूल जाती हूँ। मुझे सिर्फ यही याद रहता है कि मैं तेरी माँ और तू मेरा बेटा। माँ, अगर तू ऐसा सोचेगी तो दुनिया में कोई माँ अपने बेटे को देश के लिए हंसते हुए रुखसत नहीं करेगी। भगत, तूने जिंदगी का देखा ही क्या है? मैं वो माँ देखी है जिसने मुझे एक ही बात बताई है कि बेटे, अपने देश के लिए एक बार मरना 100 जन्म के बराबर होता है। मुलाकात का वक्त पूरा हो गया। माँ, मेरी बात याद रखना माँ। तू न रोना कि तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं। घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। इश्क आजादी से आशिकों ने किया, देख लेना उसे हम बयां लाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन। सन 2002 में भगत सिंह के किरदार पर एक के बाद एक कई फिल्में आईं। शहीद आजम भगत सिंह सोनू सूद के अभिनय वाली फिल्म थी। उन्होंने भगत सिंह का किरदार निभाया था और इस फिल्म के निर्देशक थे सुकुमार नायर। इसी बरस आई 23 मार्च 1931 शहीद, जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी बॉबी देओल ने। इस फिल्म का निर्देशन किया था गुड्डू धनोआ ने। सन 2002 में जो तीसरी फिल्म भगत सिंह पर आई थी वो थी द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, जिसमें भगत सिंह का किरदार अभिनेता अजय देवगन ने निभाया था। इस फिल्म का निर्देशन किया था राजकुमार संतोषी ने और संगीतकार थे A.R. रहमान। खुशबू बन के महका करेंगे हम, लहलहाती हर फसलों में। सांस बन के हम गुनगुनाएंगे आने वाली हर नस्लों में। आने वाली नस्लों सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसके बाद सन 2006 में निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने अपनी फिल्म रंग दे बसंती में युवा पीढ़ी, आधुनिक दौर और आजादी की लड़ाई के बीच की सच्चाई को उजागर किया था अपनी इस सशक्त फिल्म के जरिए। इस फिल्म के गीत प्रसून जोशी ने लिखे थे और संगीत A.R. रहमान का था। कुछ कर गुजरने को खून चला आंखों के शीशे में उतरने को खून चला। बदन से टपक कर जमीन से लिपट कर गलियों से रस्तों से उभर कर उमड़ कर नए रंग भरने को खून चला। शहीद भगत सिंह और उनके साथियों पर बनी ये सभी फिल्में मायने रखती हैं, क्योंकि ये फिल्में एहसास दिलाती हैं कि आजादी की लड़ाई कितने मुश्किल दौर से होकर गुजरी और कितने लोगों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग इस लड़ाई में दिया था। ये इसलिए भी मायने रखता है कि इस बरस हम आजादी के 75 बरस पूरे करने जा रही हैं। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह
में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला। अभी आपने सुना भगत सिंह और उनके साथियों पर बनी फिल्मों पर आधारित ये लघु रूपक। और अब रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं संगीतकार और गायक बप्पी लहरी की। 15 फरवरी 2022 को बप्पी लहरी ने आखिरी सांस ली। एक लंबी यात्रा बप्पी लहरी की रही है। एक संगीतमय परिवार से आकर फिल्मी दुनिया में उन्होंने अपने कदम जमाए। उन्होंने डिस्को किंग का खिताब हासिल किया क्योंकि भारत में डिस्को की लहर को जोरदार तरीके से आगे बढ़ाने में बप्पी लहरी का बड़ा योगदान था। लेकिन बप्पी लहरी की संगीत यात्रा केवल डिस्को तक सीमित नहीं थी। बप्पी लहरी में गहरी प्रतिभा थी। इसकी झलक कुछ गानों से मिलती है, जैसे आंगन की कली फिल्म का ये गाना। अंधियारे बादल छाए, कुछ भी ना मन को भाए, देख अकेली घेरे मुझे यादों के काले साए, चांद बिना जैसे सोनी रतिया, फूल बिना जैसे सोनी भगिया, सैया बिना घर सूना सूना, सैया बिना घर सूना। संगीतकार बप्पी लहरी विविध भारती के स्टूडियो में आए थे और उन्होंने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई थी हमें। I born in the totally classical and folk घराने में, फोक सॉन्ग, मॉडर्न सॉन्ग मेरा पिताजी गाते थे। तो कलकत्ता में जो मेरा जन्म हुआ था, एक संगीत का परिवार। मेरा जिंदगी की शुरुआत हुआ तबला से। मेरा गुरुजी थे पंडित शांता प्रसाद जी। बनारस घराना का मैंने तबला सीखा और मैं झनक झनक पायलबाजी, उस जमाने का मैं छोटा सा बच्चा बापी था, 4-5 साल का। तबला से मैंने शुरुआत किया पियानो में वेस्टर्न सीखा। पियानो का बाद धुन बनाना शुरू किया। एट द एज ऑफ 11 इयर्स मेरा पहला रिकॉर्ड निकला। मेरा पिताजी ने गाया था मेरा ट्यून पे गाना। 16 साल में जब मैंने पहला म्यूजिक किया तो लता जी, आशा जी, मन्ना दे साहब गाना गाया था, उषा दी। फिर एकदम छोटा सा उम्र में 18 साल में मैं चले आया बॉम्बे में। तो संगीत का प्रेरणा मेरा पिताजी माताजी से मिला। तो पुजारी संगीत का ही था, संगीत के ही मैं डूब गया। काफी मैंने एल्बम किया, बहुत नॉन फिल्म डिस्क किया मैंने। प्रैक्टिकली अबाउट 100 पिक्चर बंगाली में किया मैंने, प्लस मराठी फिल्म किया, पंजाबी पिक्चर किया, उड़िया पिक्चर किया। फिर मैं गुजराती। जन्म जन्म ना साथिया में मौतमने हाय तुषु फड़ी जन्म लेशु आमी। और बंगाली में एक गाना मैं सुनाना चाहता हूँ। चिरदिनी तुमी जे आमार, जुगे जुगे आमी तोमारी, आमी आছি সেই যে তোমার, তুমি আছো সেই আমারই। एक प्रतिभाशाली संगीतकार, एक लंबी यात्रा। 15 फरवरी 2022 को बप्पी लहरी इस संसार से चले गए, ये कहते हुए। अलविदा तो अंत है और अंत किसने देखा, ये जुदाई मिलन है जो हमने देखा, यादों में आकर तुम यूं ही
विनम्र नमन। रुपहला पर्दा, रुपहली बातें, इस श्रृंखला में थी बप्पी लहरी की याद और उनकी बातें। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का मार्च 2022 का अंक। इस अंक के लिए शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के मुंबई स्थित स्टूडियोज में किया गया। ये था मार्च महीने का राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का अंक, जिसे हमने विविधा में खास तौर पर आपके लिए पेश किया। और यूनुस जी, सुरीली सी मीठी सी आवाज है, चाशनी जैसी, शीरी सी। अब अगर शब्दों में हम बयां करने लगेंगे तो उपमान कम पड़ जाएंगे। और ये बता दें श्रोताओं को कि 6 बरस की छोटी सी अवस्था में उन्होंने आकाशवाणी कोलकाता से पहली बार गाया था। जी बिल्कुल। और उसके बाद मुंबई के फिल्म उद्योग में जो उनका सफर है वो फिल्म पायल की झनकार के जरिए शुरू हुआ। और उसके बाद जो नाम उन्हें मिला वो मिला एक ऐसे गाने के लिए जिसका मेल वर्जन अमिताभ बच्चन ने गाया था और फीमेल वर्जन गाया था अलका याग्निक ने। फिल्म थी 1981 में आई लावारिस। एक अंश सुन लिया जाए। जी बिल्कुल। मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला, अरे जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है। अलका याग्निक की जो कामयाबी और लोकप्रियता का चढ़ाव था वो फिल्म तेजाब के इस गाने के जरिए शुरू हुआ था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तेरा करो दिन गिन के इंतजार, आजा पिया आई बहार। और ये भी बताना जरूरी है कि अलका याग्निक को सन 1993 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। फिल्म थी हम है राही प्यार के। और इसके अलावा फिल्म कुछ कुछ होता है के लिए भी राष्ट्रीय पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया था सन 1998 में। अलका याग्निक के लिए अवार्ड्स की कोई कमी नहीं रही। 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं और उसके अलावा देश विदेश के बहुत सारे पुरस्कार। बहुत बरस पहले अलका याग्निक के घर जाकर हमने उनसे बातचीत की थी और इस बातचीत का एक छोटा सा अंश यहाँ पेश कर रहे हैं, उन्हें हैप्पी बर्थडे कहते हुए। सुनने वाले को मेरा नमस्कार। रेडियो से मेरा नाता बचपन से रहा है, 5 साल की उम्र से जी। और तो बना ही रहता है, चाहे हम रेडियो पर इंटरव्यू दें या बात करें, क्योंकि गाने हमारे रेडियो के माध्यम से हजारों लोगों तक पहुंचते हैं। काफी लंबा सफर तय हुआ है, पर मुझे तो आज भी जब भी कोई गाना गाती हूँ, जब भी रिकॉर्डिंग करती हूँ, मुझे हर गाना लगता है मेरा पहला गाना है। और उसी तरह का पैशन मेरा जो है म्यूजिक में अभी भी है, तो आशा करती हूँ ये रहे हमेशा। अच्छा, ये बताएं कि क्या राज है आपकी आवाज की मिठास का? ये बात मैं अपने तमाम श्रोताओं की तरफ से पूछ रहा हूँ, सब जानना चाहते हैं। इसका राज तो ऊपर वाले से पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये उन्हीं की देन है, भगवान की देन है। आवाज जो होती है वो तो भगवान की देन होती है। बाकी आप कैसे सीखते हैं, कितना रियाज करते हैं, क्या क्लासिकल सीखते हैं, आप उसको पॉलिश करना, अपनी गायकी को पॉलिश करना, वो अपने हाथ में है। और मैंने संगीत की तालीम मेनली अपनी मम्मी से ली है, क्योंकि वो खुद एक शास्त्रीय संगीत की गायिका हैं जी। लेकिन आवाज़ की जो क्वालिटी है, जो टोन है, वो तो ऊपर वाले की देन होती है। किस तरह की मेहनत छिपी हुई है आपके इस सफर में? कितना संघर्ष आपने किया है मेंटली इस पूरे मेरा दौर में? संघर्ष मैं कहूँगी
इस तरह का कोई संघर्ष नहीं रहा, जैसे कि बहुत से कलाकार कहते हैं कि वो आए जब बॉम्बे तब उन्हें रहने की जगह नहीं थी, उनके लिए मतलब कोई रोटी कपड़ा और मकान जो यहाँ की जो सबसे बर्निंग इशू है, कहानियां होती हैं संघर्ष। हाँ, वो उस तरह का कोई संघर्ष नहीं रहा मेरी तरफ, मेरे केस में, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स थे बहुत वेल टू डू थे, इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। और मेरे पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट रहा है मेरे साथ, मतलब कलकत्ता से मुझे बॉम्बे लाना और मेरे साथ रहना, हमेशा मुझे पूरी तरह से गाइड करना, सहारा देना हर तरह से। तो इस तरह की कोई संघर्ष नहीं रहा। मेरा संघर्ष जो रहा है वो अपनी सिंगिंग के साथ ही, जो मैं कह सकती हूँ क्रिएटिविटी का संघर्ष है। क्योंकि मैंने जब गाना शुरू किया मैं फिल्मों में, तब मेरी एक तो बहुत कच्ची उम्र थी, आवाज़ भी कच्ची थी, और मैं यूँ कह सकती हूँ कि जब मैं आई थी तब बहुत तैयारी नहीं थी मेरे गले में। तो मुझे वो उसको और लोगों ने ये कहना शुरू किया, शुरू में जब लावारिस का गाना पॉपुलर हुआ था मेरे अंगने में, बहुत से लोगों ने कहा कि हाँ शी इज़ अ फ्लूक, और ऐसे ही लकी है गाना चल गया उसका, बट कोई खास गायिका मतलब गायकी नहीं है उनकी। तो उस चीज़ पर मुझे संघर्ष करना पड़ा, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी मेहनत करके ये साबित करने के लिए कि आई एम नॉट अ फ्लूक, कि मैं वो वन सॉन्ग वंडर नहीं हूँ, या मैं आई गई एक कोई हवा का झोंका नहीं हूँ, मैं आई हूँ यहाँ रहने के लिए। और बस इस मामले में मुझे संघर्ष करना पड़ा। अलका जी, जिस दौर में आप आई हैं, मतलब लेट 70s 80s की स्टार्ट में समझ लीजिए लगभग 80 को मैं अगर जब 25 साल बोलते तो मैं 80 पकड़ के, क्योंकि एक प्रॉपर जो एक सिंगिंग शुरू की मैंने फिल्मों में, उसके पहले तो नहीं थी, 80 से ही कह सकते हैं। उस दौर में बहुत दिग्गज नाम इंडस्ट्री में थे, म्यूजिक की दुनिया में, और बहुत मुश्किल था इस तरह से, एक तरह से ये था कि इस दुनिया में घुसना बहुत मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था। बल्कि आजकल तो जो जितना लोगों ने इस फील्ड को खोल दिया है, वो तो इट्स चाइल्ड्स प्ले कंपेयर्ड टू व्हाट जिस वक्त मैं आई थी। क्योंकि हमारे जो महारथी सिंगर्स जो हैं, लता जी, आशा जी, वो फुल फोर्स में गा रहे थे उस वक्त। और मेरे आने के पहले और भी कुछ सिंगर्स थे जो काफ़ी एस्टैब्लिश हो चुके थे, जैसे कि अनुराधा पौडवाल जी, कविता कृष्णमूर्ति जी, काफ़ी लोग गा रहे थे और काफ़ी हद तक एस्टैब्लिश थे। और उन दिनों सबसे बड़ी जो बात है कि हमें मीडिया की कोई हेल्प नहीं मिलती थी जी। मीडिया हाइप जो आज एक गाना किसी कलाकार का पॉपुलर हो जाता है, तो उस एक गाने के बूते पर वो मीडिया उनको हाइप कर करके एक स्टार के लेवल तक पहुंचा देते, और प्री रिलीज पब्लिसिटी भी बहुत ज्यादा। तो हमें मीडिया हेल्प नहीं थी बिल्कुल, हमें जो भी करना था अपने गाने के थ्रू, बल्कि हमारा चेहरा ही पहचानते नहीं थे लोग बहुत सालों तक, क्योंकि टीवी का और ज्यादा पब्लिसिटी का उन दिनों चलन नहीं था। जो भी हम मतलब मैं कहूँगी कि रेडियो ही एक माध्यम था जिसके थ्रू हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचती थी, और लोग हमारी आवाज़ पहचानते थे। पहले शक्ल तो कुछ लोग पहचान भी लेते थे, लेकिन ज़्यादातर नहीं जी। तो बहुत ही मुश्किल था किसी नई आवाज़ को एक्सेप्ट करना उन दिनों में, एक नामुमकिन सा एक काम था। मतलब पायल की झनकार फिल्म में कुछ गाया था आपने, और सोलो जो आपका बड़ा फर्स्ट है वो हमारी बहू अलका। पायल की झनकार में मैंने कुछ 3-4 लाइनें गाई थी, क्योंकि इट वाज नॉट अ फुल सॉन्ग जी। एक सिचुएशन थी जहाँ कुछ उनको डांस के स्टेप्स हीरोइन को करने थे, 3-4 लाइनें थी, सेमी क्लासिकल टाइप का गाना था। और उसको मैं कह सकती हूँ, उसको मतलब अगर पूरा गाना नहीं कह सकती हूँ, 2 पंक्तियाँ 2-3 पूरा गाना तो हमारी बहू अलका, इत्तेफाक से फिल्म का नाम भी हमारी बहू अलका था जी। तो वो जो उसके लिए मुझे राजेश रोशन जी ने खास तौर से कलकत्ता खबर भेजकर मुझे वहाँ से बुलवाया था। मैं उन दिनों वहीं थी, स्कूलिंग मेरी चल रही थी, तो मैं चली जाती थी स्कूल अपना अटेंड करती थी, छुट्टियों में बॉम्बे आ जाती थी। अच्छा। मेरे पेरेंट्स ले आते थे मुझे, तो वो गाना उन्होंने खास तौर से बुलाया मुझे, क्या वो पहला मेरा प्रॉपर फुल सॉन्ग फिल्म का, मैं कह सकती, हिंदी फिल्म का मतलब। तुम रहेंगे अकेले वहाँ, सपनों की सुंदर वो होगा जहाँ,
गाने को कुछ पहचान मिल पाई थी क्या? नहीं, ये गाना कुछ ज़्यादा लोगों ने ज़्यादा मशहूर नहीं हुआ था जी। लेकिन ये है कि इस गाने को जब मैंने रिकॉर्ड किया तो बहुत से लोगों ने मेरी आवाज़ सुनी वहाँ। जैसे रिकॉर्डिस्ट ने सुनी मेरी आवाज़, उन्होंने, हमारे रिकॉर्डिस्ट उन दिनों थे, ये फेमस स्टूडियो में हुआ था गाना रिकॉर्ड, फेमस स्टार देव, और वहाँ पर भंसाली बाबा हमारे बहुत पुराने रिकॉर्डिस्ट, बहुत वेटरन, उन्होंने काफ़ी लोगों से जिक्र किया कि बहुत अच्छी आवाज़ है। और भी जिन लोगों ने सुना वहाँ रिकॉर्डिंग के दौरान, तो क्या है, उस गाने से बहुत से लोगों ने नोटिस किया कि ये वॉइस एक बहुत अच्छी आई है, ऐसे लोगों ने महसूस किया। लेकिन उस पर्टिकुलर गाने को ज़्यादा शोहरत नहीं मिली। जी अलका जी, ये जो दौर था 80s का, 80s शुरू हो रहा था और आपके आने की खबर फैल गई थी, जैसा कि आपने बताया। इससे पहले की बात है क्या, जब आप आई और कल्याण जी भाई से मिली? कल्याण जी भाई से को जब मैं मिलने गई थी पहली बार, तब मेरी उम्र 10 साल की थी। मैं फ्रॉक पहन के गई थी तो उनको पहले उन्होंने देख के सोचा कि ये बच्ची क्या करने, मतलब कोई यहाँ खेलने आई है, क्या करने आई है। तो जब उन्होंने मुझे बोला कि कोई एक हमारे कॉमन फ्रेंड्स ने इंट्रोड्यूस किया कल्याण जी भाई से, और मेरे पेरेंट्स लेके गए उनके म्यूज़िक रूम पर। तो उन्होंने बोला अच्छा गाना सुनाओगी, मैं बैठी हुई थी, तो उन्होंने बोला अच्छा गाओ, गाना सुनाओ। तो मैं खड़ी हो गई और गाने लगी। तो उन्होंने बोला कि खड़े क्यों हो गई, बैठ के सुनाओ। तो मैंने बोला नहीं, मैं बैठ के नहीं गा सकती, मैं खड़े होकर ही मैं गा सकती हूँ। तो वो काफ़ी साल बाद उन्होंने मुझे ये बात बोली कि वो सोचने लगे कि ये लड़की मतलब कहती है कि मैं खड़े होकर ही गाऊंगी, बैठ के नहीं गाऊंगी। तो बड़ी वो बात बहुत अम्यूजिंग लगी थी, और वो हंसते थे बाद में याद करके इस बात को। जी जी। तो उनसे पहले काफ़ी मुलाकातें हुई कल्याण जी भाई से, और उन्होंने काफ़ी गाइड भी किया, उनके साथ कुछ शोज़ भी मैंने किए। लेकिन उनके अंडर जो रिकॉर्डिंग जो मैंने की, वो मैंने काफ़ी आगे जाके की। वो गाना एक्चुअली उस गाने से मेरी पहचान मैं कह सकती हूँ बनी। और वो गाना शायद याद दिला दूं सबको, मेरे अंगने में का गाना है तुम्हारा क्या काम, जो राखी जी पर फिल्माया गया था। जी हाँ। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला, अरे जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अच्छा ये बताइए कि लक्ष्मी जी से मुलाकात हुई थी इसी दौर में, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से भी मुलाकात हुई थी इसी दौर के आसपास। उन्होंने कुछ खास सलाह आपको दी थी, या तो अभी गा लो यार? नहीं, उन्होंने कहा था कि क्या उन दिनों ये चलन था, मतलब खैर वो चलन तो आज भी है, डबिंग का, कि जब कोई नई आवाज़ आती थी तो वो उस आवाज़ को ट्राई करने के लिए, कि उनकी माइक टेस्टिंग एक तरह से कह सकते हैं, वॉइस टेस्टिंग, कि कोई गाना अगर रिकॉर्ड होने वाला है, कोई बड़ी फिल्म का गाना रिकॉर्ड होने वाला है, और नॉर्मली उन दिनों तो लता जी, आशा जी ही ज़्यादा गाती थी। तो अगर सपोज लता जी इज़ नॉट अवेलेबल, तो वो एक न्यू वॉइस में सिर्फ म्यूजिक ट्रैक रिकॉर्ड करने के लिए एक डमी वॉइस में गाना रिकॉर्ड कर लेते थे, और बाद में वो वॉइस का जो ट्रैक है वो लता जी से बाद में गवा, जब वो फ्री व्हेन शी वाज अवेलेबल। तो ये डबिंग का काम मेरे पहले जो सिंगर्स आई हैं, अनुराधा जी और कविता जी ने भी काफ़ी कुछ डबिंग गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गाए। और फिर कभी क्या होता था कि कोई प्रोड्यूसर जब गाना रिकॉर्ड हो गया, वो अगर उन्हें अच्छा लगा गाना सुनने में, तो बोला कि अच्छा खासा है गाना, लेट्स कीप रिटेन दिस। इस तरह से इनके काफ़ी गाने रह गए, तो इस तरह से इन्हें चांस काफ़ी कुछ मिल गया। तो लक्ष्मीकांत जी ने मुझे बोला कि आपसे पूछना चाहता था मैं कि अगर कोई गाना डबिंग के लिए गाना हो तो आप गाएंगी, मतलब आपको प्रॉब्लम तो नहीं? देखिए ये हमारी जो अनुराधा जी और कविता जी ने ये ऐसे डबिंग करते करते ये लोग आज मेन प्लेबैक सिंगर्स बन गई हैं, प्रॉपर सिंगर्स बन गई हैं। आपका भी ये एक अच्छा तरीका है, लोग सुनेंगे आपकी आवाज़। और तो मैंने लक्ष्मी जी से बोला कि नहीं, मैं तो डबिंग के लिए नहीं गाना चाहूँगी, और मैं 2 लाइन भी अगर गाऊँगी तो फिर उन 2 लाइन से मुझे अटैचमेंट हो जाएगी, तो फिर मुझे बहुत तकलीफ हो गई अगर वो लाइन इरेज हो गई। तो बेशक आप मुझे ना गवाएं, अभी जब आप सही समझें तब गवाएं, मैं इंतज़ार करूँगी सालों तक अगर करना पड़ा तो, पर मैं डबिंग के लिए नहीं गाऊँगी। अब मैं जो मैं गाऊँ वो रहना चाहिए, मतलब। तो मुस्कुराए, उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। उसके काफ़ी
जल्दी ही बाद ही उन्होंने मुझे गाने के लिए बुलाया, और वो भी इस बात को याद करके बहुत हंसते थे और कहते थे कि इतनी छोटी सी लड़की थी लेकिन उसका जो दिमाग था, उसको पता था कि आई वांट दिस एंड आई डोंट वांट दिस। शी वाज वेरी श्योर कि मुझे डबिंग के लिए नहीं गाना है, चाहे उसमें मेरा फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो। तो एक वो वाकया याद आता है मुझे काफ़ी। जी, लक्ष्मी जी के लिए उसके बाद आपने जो मशहूर दौर में कौन सा गाना पहला गाया? लक्ष्मीकांत जी के काफ़ी मैंने गाने गाए, बल्कि तेजाब से पहले की बात, तेजाब के पहले भी कई गाने मैंने गाए उनके। और एक सही माने में मैं कहूँगी एक जो आवाज़ मेरी, मैं जो उसके पहले जो रिकॉर्डिंग करती थी मैं बहुत नर्म गाती थी, तो एक आवाज़ को क्या कहते हैं ना, एक माइक पर जो फेंकने का की जो टेक्निक है कि आप जो गाएं लफ्जों को मारिए माइक के ऊपर फुल थ्रो के साथ, फुल थ्रो और ओपन थ्रोटेड, फुल थ्रोटेड गाना, वो मैंने लक्ष्मीकांत, क्योंकि उनका बहुत हेवी ऑर्केस्ट्रा होता था। जी, अब बताएंगी कि ये क्या हमारे श्रोताओं के लिए समझना बहुत मुश्किल है, मतलब इंडस्ट्री के लोग तो समझते हैं, आवाज की दुनिया के लोग जानते हैं कि कम थ्रो क्या होता है और फुल थ्रो क्या होता है। आवाज की एक होता है आवाज चुरा के गाना, जी, अंदर ही अंदर गाना। हाँ, मतलब आप अपनी जो फुल कैपेसिटी है आवाज की उसको उभरने नहीं दे रहे हैं, तो क्या होता है उसमें अगर आप चुरा के गाएंगे तो एक टाइम के बाद आदत पड़ जाती है वैसे ही गाने की, फिर आप अगर फुल थ्रोटेड गाना भी चाहें तो आप नहीं गा पाएंगे, तो झमाझम गाने नहीं हो सकते। हाँ, वो बिल्कुल जो एक टा करके जो एक आनी चाहिए ना आवाज। और लक्ष्मीकांत प्याला के गाने हमेशा बहुत, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा बहुत हैवी होता था, तो आवाज पूरी उसके ऊपर उभर के आने के लिए बहुत जोर से वो चाहते थे कि आवाज पूरी तरह से मारो। पहले जो मैं गाने गाया जैसे मैंने समझ लीजिए लक्ष्मीकांत प्याला का भी गाना, अगर समझ लीजिए 1 2 3 की मिसाल ही ले लेते हैं हम। अब अगर ये गाना मैं गाऊं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये गा रही हूँ वैसे ही उसी सुर में उसी उसमें, लेकिन ये है कि इसमें फोर्स नहीं है, पंच नहीं है आवाज में जी, और ये आवाज चुरा के गा रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि ऐसे नरम मत गाओ, पूरा आपकी जो फुल है आवाज वो, तो बोला अब बोलिए हाँ, फिर मैंने उस तरह से गाया हाँ, अभी आप इसी आवाज में गाइए। बातचीत के जरिए हमने विविध भारती परिवार की ओर से अलका जी को ढेर सारी बधाइयां दी, और फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं अलका याग्निक के सुनहरे सफर के लिए। तो इसी बात के साथ अब विविधा का ये अंक हम खत्म करने जा रहे हैं। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं हर्षवर्धन गवई। तो अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत यूनुस खान और ममता सिंह को। नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।